आज हम लोग पढ़ने जा रहे इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग थोड़ा सा इसमें बेसिक देख लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पीछे का रिवीजन करा देते हैं। एक क्वेश्चन आया था आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं शॉर्ट में समझाए थे, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें कोई भी कार्य को करने के फलस्वरूप आय मिलता हो, रुपया पैसा के रूप में, या फिर पहले चलता था वस्तु के रूप में, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या था कि कोई वस्तु को हम दिए, ठीक, किसी को जरूरत है तो हम वो वस्तु दिए तो हमारे जरूरत में भी वो जो हमारी जरूरत है वो पूर्ति कर दे। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय यही था। और अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें कार्य करने के बाद या मजदूरी करने के बाद आय प्राप्त होती हो, तो ऐसी क्रियाएं को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। उसके बाद था अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य। अर्थव्यवस्था के कार्य ढेर है। अर्थव्यवस्था के कारण ही किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, या फिर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जो कहें, या गरीबी, सारे दूर हो सकते हैं। तो इसके लेकिन प्रमुख कार्य जो है क्या? सेवा एवं उत्पादन की सहायता से आवश्यकता की पूर्ति करना। सेवा और उत्पादन की सहायता से आवश्यकता की पूर्ति करना, और दूसरा है रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार उपलब्ध कराना, ये 2 चीज हम देख लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग का टॉपिक होगा दूसरा। भिन्न अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषा। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषा हम लोग को देना है। अर्थव्यवस्था तो पहला वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे आर्थर लेविस। लेविस क्या बोले थे? अर्थव्यवस्था एक देश के संपूर्ण राष्ट्र के व्यवहार से होता है। राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके तहत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। क्या होता है? आर्थर लेविस क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक। और ज्योग्राफी में हम बताए थे संसाधन का सही तरीका से ढृढ़पूर्ण उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा कर रखा जा सके, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब।
तो अभी हम इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। आर्थर लेविस क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके तहत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि या पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए, मानव की पूर्ति, किस चीज की पूर्ति, जो जिस चीज की उनको आवश्यकता होगी, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संसाधन का उपयोग करते हैं। क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। आपसे 2 नंबर में कहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो कोई भी परिभाषा लिख देंगे, हम 3-4 बताएंगे। लेकिन अगर वहां पे डिफाइन करके बोल दे कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें, तब तो इन्हीं का परिभाषा केवल लिखना होगा। ठीक। दूसरा थे ब्राउन। ब्राउन क्या बोले थे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, आजीविका अर्जन। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। कौन बोले थे, ब्राउन। आजीविका अर्जन, आजीवन मतलब जीवन भर, जीवन भर। तो अर्जन, अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना, प्रणाली मतलब साधन, प्रणाली मतलब साधन, यानी जीवन भर प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, तो किसी चीज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किसी भी चीज को प्राप्त करना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। ये भी वही परिभाषा दी है, लेकिन ये रॉबर्ट ब्राउन जो किए अपने शब्दों में दे दिए। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, अपने शब्दों में दे दिए। ये क्या दे दिए कि आजीविका अर्जन की प्रणाली है, मतलब जीवन भर जो हम प्राप्त करेंगे किसी भी साधन या संसाधन को, किस चीज के लिए, तो मानवीय आवश्यकताओं के लिए। ठीक। तो किसी भी चीज को हम प्राप्त करेंगे वही कहलाता है अर्थव्यवस्था, वही कहलाता है अर्थव्यवस्था। ध्यान दो, यहाँ ये भी वही बात बोली, ये भी यही बात बोले, लेकिन दोनों का डिफिनेशन में अंतर क्या है, क्योंकि ये किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से तुलना की है। ठीक। और ये भी, तो ये क्या बोले थे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके तहत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि या पूर्ति के लिए लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। और ब्राउन क्या बोले कि आजीविका अर्जन की प्रणाली है। बस इतना ही बोले, पूरा परिभाषा इनका दे दिए। क्या बोले, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आजीवन मतलब होता है जीवन भर के लिए, और यहाँ आजीविका दिया तो जीवन भर के लिए साधन, किसी भी साधन से हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक। क्या प्राप्त करेंगे, रुपया पैसा, यानी आय के रूप में जो प्राप्त करेंगे, या मेहनताना के रूप में जो प्राप्त हो, धन चावल, धान चावल, या फिर रुपया पैसा प्राप्त हो, तो या फिर संसाधन का उपयोग करके होता हो, तो किसी भी चीज का उपयोग करके अपने जीवन को यापन करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को एक तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि यह आर्थिक क्रियाओं का योग है, आर्थिक क्रियाओं का योग है। ये भी वही बात हो गया, आर्थिक क्रियाओं का योग, यानी आर्थिक क्रिया से जो हमें आय प्राप्त होगा उन सभी का योगफल ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। उन सभी का योगफल ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। तो ये 2 अर्थशास्त्र के अनुसार जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं उनके अनुसार हम लिखवा दिए हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अगर जिनको शॉर्ट में नोट्स बनाना है वो बना ले। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना। ठीक। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है
अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है या औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा यानी कृषि से जो रिलेटेड होगा, जैसे किसी चीज का उत्पादन या बनाना, मत्स्य पालन, किसी भी चीज का पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन या फिर खेती करना, ठीक, खेती कार्य से पूरा ये आ जाएगा। ठीक, तो ये सब आ गया प्राथमिक क्षेत्र। और एक चीज और देख लिए, अर्थव्यवस्था की संरचना को ऐसे 5 भागों में बांटा गया। आगे पढ़ना हम लोग को जनरल कंपटीशन या फिर 11th-12th में। 11th-12th में आगे हम लोग को पढ़ना है चतुर्थक, पंचम, ऐसे करके है 5 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोर्ड की एग्जाम में 3 ही होती है। बुक में, एनसीईआरटी बुक में 3 ही दे रहा है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। कृषि करने का अर्थ, कृषि क्षेत्र करने का अर्थ हुआ जो कृषि से रिलेटेड हो, उत्पादन करता हो किसी चीज का। ठीक, उद्योग क्षेत्र यहाँ से रॉ मटेरियल को यहाँ तैयार किया जाता हो किसी चीज के रूप में। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल यहाँ बनता है, कच्चा माल यहाँ तैयार होता है। इस कच्चा माल को यहाँ लाकर कोई मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? कृषि जनित उद्योग। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित उद्योग होता क्या है? जैसे टमाटर की खेती हुई तो ये कृषि क्षेत्र में आ गया। टमाटर की खेती हुई तो कृषि क्षेत्र में आ गया। लेकिन अगर टमाटर से सॉस बनाया गया, उसका टमाटर से सॉस बनाया गया तो वो कोई कारखाना में ही बनाया गया होगा, औद्योगिक क्षेत्र में ही बनाया गया होगा, तो वो कहला गया द्वितीय क्षेत्र। यानी जहां पे किसी कच्चा माल को तैयार किया जा रहा है पूर्ण रूप से, ठीक, तो वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र, यानी कि उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीय तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, पूछता है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र है करके ऑब्जेक्टिव देता है। उद्योग क्षेत्र में देख लेंगे, उद्योग यानी कल कारखाना से रिलेटेड, ठीक, बिजली, पंखा, ठीक, गैस, ठीक। द्वितीय क्षेत्र का कौन कौन है? उद्योग, बिजली, पंखा, गैस। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। तो तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? परिवहन, बैंक, ठीक, यानी बैंकिंग भी कर देंगे तो बैंक से रिलेटेड जो आएगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्र मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और खेती कार्य से जो रिलेटेड होगा वो, ठीक। द्वितीय क्षेत्र उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग, बिजली, पंखा, ये सब। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, परिवहन, बैंक, बीमा, बीमा भी ढेर सारा हो गया, LIC, सहारा, इन सभी तरह बीमा के प्रकार है, यानी बीमा में वो सब आता है, इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना, ठीक। तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार।
आगे हम बताएंगे कृषि जनित उद्योग क्या है, लिखवा देंगे। कृषि जनित उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, केवल कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं ये लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उत्पादन के सभी साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तथा उससे मिलने वाला लाभ भी निजी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। यानी इस पर अधिकार किसका होगा? निजी व्यक्ति का होगा, और इससे मिलने वाला लाभ भी निजी व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनके उत्पादन के सभी साधन पर, किस तरह से देंगे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनके उत्पादन के सभी साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे व्यक्ति का अधिकार होगा? निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, यानी खास आदमी का अधिकार होगा, और उससे मिलने वाला लाभ भी खास आदमी यानी निजी व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। उसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, केवल टैक्स वो दे सकता है, केवल टैक्स दे सकता है वो, ठीक। और समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जिनके उत्पादन के सभी साधन पर सरकार का अधिकार होता हो। उत्पादन के सभी साधन पर किसका अधिकार होगा? सरकार का, ठीक। उत्पादन के सभी साधन पर किसका अधिकार होगा? सरकार का, और उससे मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को होगा। मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को होगा। इसे क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? वैसी अर्थव्यवस्था जिनके उत्पादन के सभी साधन पर किसका अधिकार होगा? सरकार का, और उससे मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों का यानी सभी लोगों को प्राप्त होगा। क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा मेन पॉइंट है, इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनके उत्पादन के सभी साधन पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता हो। निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता हो तथा उससे मिलने वाला लाभ निजी व्यक्ति को प्राप्त होता हो, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा और प्लस सरकार का भी अधिकार होगा, ठीक। निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा और सरकार का भी अधिकार होगा, और उससे मिलने वाला लाभ निजी व्यक्ति सभी को प्राप्त होगा, सभी वर्गों को यानी सभी जाति या सभी लोगों को प्राप्त होगा, ठीक। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति और सरकार का अधिकार होगा, उससे मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों या लोगों को प्राप्त होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका पूंजीवादी है। अमेरिका, चीन, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, ठीक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, मिलने वाला लाभ भी निजी व्यक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन ये सरकार का थोड़ा बहुत टैक्स देगा, जो टैक्स इसका बनता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होगा और लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अधिकार होगा और मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों लोगों को प्राप्त होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये शॉर्ट में हम बता दिए हैं, एग्जाम में अपने टाइप में लिखिएगा कैसे लिखना है। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का विकास को कितने भागों में बांटा गया है।
अर्थव्यवस्था के विकास को कितने भागों में बांटा गया है तो वो देखते हैं। टाइप तो बहुत सारे होंगे लेकिन मेन हम लोग देख लेंगे। अर्थव्यवस्था का विकास का अर्थ होता है देश की उन्नति में सहायता प्रदान करना। अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश उन्नति की ओर जाएगा, उसका राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, वो सब मजबूत होगा। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होने का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय मजबूत होना, और जिसका ये दोनों पे पकड़ हो गया वह देश शक्तिशाली देश कहला सकता है। ठीक है, सारे तरीके से पावरफुल हो तो शक्तिशाली देश कहला सकता है। तो अर्थव्यवस्था का विकास देख लेते हैं हम लोग कितने तरीकों से किया गया है। एक है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, दूसरा समावेशी विकास, सतत विकास, इसे पोषणीय विकास भी कहते हैं। चौथा मौद्रिक विकास, कौन कौन है? आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होगा कि मानव संसाधन का उपयोग करेगा, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएगा। संसाधन का प्रयोग कर प्रयोग कर आय प्राप्त करना, ठीक, और उस आय से अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना। उस आय का अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना, लाएंगे तो उससे आय में बढ़ोतरी होगी। या फिर देखिए कोई व्यक्ति इनकम होगा किसी का तो आर्थिक विकास होगा। ठीक, किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ने का मतलब क्या है कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास कैसे होगा या इनकम कैसे होगा? तो संसाधन का प्रयोग करेगा, ठीक, किस लिए? अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए। तो उससे आय उसको मिलेगी, और आय मिलेगी और आय बढ़ते जाएगी तो क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसे कहेंगे? संसाधन का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में आय को बढ़ाना या आय प्राप्त करना क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ठीक, समावेशी विकास का अर्थ होता है वैसी विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो। ऐसी विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो। ठीक, इसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, अछूता या पीछे न रह जाए। क्यों? क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है कि उच्च स्तर पर पहुंचाना, यानी किसी भी व्यक्ति को विकास की ओर बढ़ाना। तो समावेशी विकास किसे बोलेंगे? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अगर सरकार की तरफ कोई स्कीम लाई गई, ठीक, तो उसका लाभ सभी वर्गों को प्राप्त होगा, समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा, और सभी वर्गों को प्राप्त होगा तो वो उच्च स्तर तक जाएगा, यानी कि उसकी स्थिति मजबूत होगी, दयनीय से मजबूत होगी। और ये इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, कोई भी इससे पीछे न रह जाए, कि मतलब किसी को लाभ प्राप्त न हुआ। सरकार जब भी स्कीम निकालती है तो सभी के लिए निकालती है। ठीक, तो समावेशी विकास क्या हुआ? विकास की ऐसी प्रक्रिया
जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होता हो और जिसमें सरकार का उद्देश्य क्या होता हो कि कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए और यह उच्च स्तर तक पहुंच सके, उच्च स्तर तक पहुंच सके। अब सतत विकास या पोषणीय विकास इसे कहते हैं, एग्जाम में देता है सतत विकास से ज्यादा पोषणीय विकास ही लिख देता है। तो सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, यानी कंटिन्यू चले, जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके, ठीक, जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास। उसे क्या कहते हैं? सतत विकास। एक डेफिनेशन और हो जाता है जो हम वो भी लिखेंगे कि सतत विकास में विकास की ऐसी प्रक्रिया है, सतत विकास विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसका लाभ सभी पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी को प्राप्त होता हो। ऐसा विकास जिसका लाभ सभी पीढ़ियों को प्राप्त होता हो। और क्या होगा इसमें कह सकते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। या फिर ये देखेंगे कि ऐसी विकास की ऐसी प्रक्रिया, क्या विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसका लाभ समाज के सभी पीढ़ियों को या पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता हो, ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास। अब है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास में मुद्रा का विकास किया गया है, ठीक। मौद्रिक विकास में मुद्रा का विकास किया गया है, इससे लोगों की जीवन साधन आसान हो गई है, जीवन साधन आसान हो गई है। तो मौद्रिक विकास में किसका विकास किया गया है? मुद्रा विकास किया गया है। मुद्रा विकास यानी मुद्रा का प्रचलन किया गया है, और मुद्रा का प्रचलन किसी वस्तु को खरीदने और बेचने में आसान बना दी है। तो ये सभी पॉइंट हम लिखते हैं। तो आर्थिक विकास किसे कहेंगे? तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधन का प्रयोग कर लोग आय प्राप्त करते हैं और उस आय का अपने दैनिक जीवन में उपयोग या प्रयोग में लाते हैं, तो क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। और यह आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि ला देता है, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि लाता है। आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगा। समावेशी विकास, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलता हो, यानी कि कोई भी वर्ग अछूता या पीछे न रह जाए, ठीक। और सरकार का इसमें उद्देश्य क्या होता है कि किसी व्यक्ति को स्थिति मजबूत करना, आर्थिक स्थिति हो या फिर किसी भी तरह की स्थिति खराब हो तो उसको मजबूत करना होता है और उसको उच्च स्तर तक पहुंचाना होता है। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं। सतत का अर्थ होता है लगातार और विकास का अर्थ बढ़ोतरी। तो लगातार बढ़ोतरी किसमें? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, या फिर किसको? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी कहने का अर्थ हुआ क्या कि जारी रहेगा, ठीक। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी आगे भी चलता रहेगा, तो क्या रहेगा? जारी रहेगा, टिकाऊ बना रहेगा। तो सतत विकास किसे कहेंगे? तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। या फिर सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जिसका लाभ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता हो, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास, ठीक है। तो जिनको नोट करना है वो नोट कर लिए। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल से तो हम लोग देख लेंगे कि इनकम वगैरह होगा। समावेशी विकास सरकार का किसी भी स्कीम, सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, ठीक।
और इसका बात की जाए तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या बचा कर रखा जा सकता है, तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आ गया डीजल, पेट्रोल, ये सब वगैरह ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे। पेट्रोल पेट्रोलियम में अंतर पूछता है, ठीक। पेट्रोलियम, ईंधन, ईंधन में गैस आ गया, गैस, सीएनजी गैस जो भी बोलो, एलपीजी गैस बोल दो, ईंधन में सब आ गया, ठीक। तो इन सभी चीज को जैसे सूरज का प्रकाश, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। और मौद्रिक विकास में किसका विकास किया गया है, मुद्रा का विकास किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकसित और विकासशील में क्या अंतर है। विकसित और विकासशील, ये आज का लास्ट क्लास है। यहाँ विकसित और विकासशील में क्या अंतर है, हेडिंग देंगे विकसित और विकासशील में क्या अंतर है। एक थे महिला थे श्रीमती उर्सुला हिग्स, और एक थे डॉक्टर ब्राइट सिंह। यही दोनों विकसित और विकासशील में अंतर बताते हैं। देख लीजिए, विकसित एक तरफ देंगे, विकसित पूछता है 2 नंबर में क्वेश्चन, विकासशील, विकसित में क्या बोलेंगे कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत। विकसित में क्या कि किस देश में विकास की आवश्यकता ना हो, या फिर कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, यानी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम मजबूत हो, ठीक, या एनआई भी मजबूत हो, उसका नेशनल इनकम भी मजबूत हो, ठीक। और इसमें क्या हो कि मजबूत नहीं हो, ठीक। विकसित देश में क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय काफी अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, और इसमें क्या होगा उतनी अच्छी नहीं हो, इस देश की तुलना में कम हो, ठीक। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय कम हो, ठीक। यहाँ का लोगों का जीवन स्तर उच्च होता हो, जीवन स्तर उच्च होता है, यहाँ के लोगों का निम्न स्तर होता है, जीवन स्तर, ठीक। इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और आर्थिक स्थिति इसमें कमजोर होती है। विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी हो, उर्सुला हिग्स और डॉक्टर ब्राइट सिंह क्या बोले थे कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय मजबूत हो और विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो, ठीक, तो वो कहलाता है विकसित देश। और विकासशील देश कहलाएगा जिसका प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कम हो, निम्न हो, और ये उसमें विकास की और आवश्यकता हो, ठीक, विकास की और आवश्यकता हो, तो वो क्या कहलाएगा विकासशील देश। वही बोले थे श्रीमती उर्सुला हिग्स और डॉक्टर ब्राइट सिंह। विकसित और विकासशील देशों के बीच डिफरेंट को बताए थे, ठीक। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय मजबूत हो, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वह देश मजबूत हो, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय मजबूत हो, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वह देश मजबूत हो, और विकासशील देश की आर्थिक दृष्टि से यह देश कमजोर हो, आर्थिक दृष्टि से, ठीक, आर्थिक दृष्टि से यह देश कमजोर हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता हो और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो इस देश की, यानी अभी बताएं, और यहाँ की स्थिति क्या हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ठीक। भारत में विकासशील देश है,
नेपाल भी विकासशील देश है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान ये सब विकसित देश है। विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो और यहाँ और विकास की आवश्यकता है। ठीक है, विकासशील देश में और विकास की आवश्यकता है, यानी विकास की प्रक्रिया पूर्ण अभी नहीं हुई हो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।